आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हिंदी में राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये है क्या? इसमें तीन चीज़ है, एक राइबो है, एक न्यूक्लिक है और एक एसिड है। राइबो का मतलब राइबोज शर्करा से है, न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लियस से है और एसिड ये अम्ल है, एसिड। तो इन तीन शब्दों का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी में एक प्रश्न शुरू में उठा कि संतानों में माता पिता के लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं। किसी भी जीव की जो संतति पीढ़ी आती है, उस संतति पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो माता पिता के होते हैं। तो फिर जीव शरीर में वो कौन सा पदार्थ है या फिर वो क्या चीज़ है, वो क्या फैक्टर है, कारक है जो उस जीव शरीर की सभी सूचनाओं को संचित करता है, संग्रह करता है, सूचनाओं को कोडित करता है और फिर किस प्रकार से वे सूचनाएं आगे की पीढ़ी में संचरित होती है, फिर विकसित होती है। ये बायोलॉजी का मेजर प्रश्न था, जिसको कई वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से, एवेरी है, मैकार्टी है और हर्श एंड चेज है, मैक्लिओड है, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक बात तय की कि जीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, उसमें एक ऐसा पदार्थ है जो कि उस जीव के सभी लक्षणों को संग्रह करता है, एकत्र करता है, कोडित करता है और फिर वही पदार्थ जो है उन सूचनाओं को उस जीव की अगली पीढ़ी में ले जा कर के विकसित करता है, जिससे उनके लक्षण उनकी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। और इसी कारण जो है कोई संतान अपने माता पिता के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ऐसे पदार्थों को आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। ऐसे पदार्थों को जेनेटिक मटेरियल कहा गया, आनुवंशिक पदार्थ कहा गया। तो एवेरी, मैक्लिओड, हर्श एंड चेज और मैकार्टी ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि जैव कोशिका में एक पदार्थ है, वो पदार्थ जो है प्रोटीनस नहीं है, वो प्रोटीन का बना नहीं है, वो फिर ऐसा पदार्थ है जो कि इन सूचनाओं को संग्रहित करता है। तो एक वैज्ञानिक हुए फ्रेडरिक माइशर। फ्रेडरिक माइशर ने कहा कि ये पदार्थ चूँकि कोशिका के न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए ये न्यूक्लिन है, इसलिए ये न्यूक्लिन है। यानी फ्रेडरिक माइशर ने इस आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल का नाम न्यूक्लिन रखा। बाद में वैज्ञानिक एल्टमान ने ये कहा कि ये प्रकृति में अम्लीय है। रासायनिक रूप से प्रकृति में तीन प्रकार के पदार्थ हैं, एक अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन। तो उन्होंने कहा कि ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय है। तो एल्टमन ने इस न्यूक्लिन का नाम जो है न्यूक्लिक अम्ल रखा, न्यूक्लिक अम्ल। तो जैव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक न्यूक्लिक अम्ल को हम डीएनए से लिखते हैं और दूसरे न्यूक्लिक अम्ल को हम आरएनए से लिखते हैं। एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए से लिखा जाता है, इसका पूरा फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। ये स्थिति बनती है। ये वे पदार्थ हैं जो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करते हैं और फिर
अपनी संतति पीढ़ी में उसको प्रसारित करते हैं, उसका विकास करते हैं, जिसके कारण कोई भी संतान अपने पितर पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन के अनुसार लक्षण प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास कोशिकाएं दो है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और एक यूकैरियोटिक कोशिका है। एक जैव विकास की भी बात की जाती है। जैव विकास, उस जैव विकास में एवोल्यूशन, उस जैव विकास में एक बात ये कही जाती है कि जीवों का विकास निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर हुआ है, सरलतम से जटिलतम की ओर जीवों का विकास हुआ है। इसी को जैव विकास कहा जाता है। तो फिर कोशिकाओं का जो विकास हुआ वो प्रोकैरियोट से लेकर के यूकैरियोट की दिशा में हुआ। तो जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें आरएनए को प्रथम जेनेटिक मटेरियल, इन पहला आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ये कोशिकाओं में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्प्रेरक का भी काम करता है, इसलिए इसको कैटालिटिक राइबोजाइम भी कहते हैं। इसको कैटालिटिक राइबोजाइम भी कहते हैं। इसका कुछ भाग, ये कुछ जो है केंद्रक में भी पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में इसका अधिकांश भाग पाया जाता है। फिर आरएनए जो है उन जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है जहाँ डीएनए नहीं होता, जहाँ डीएनए नहीं होता। डीएनए की संरचना पढ़े हुए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कुछ वायरसेस, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस, ये ऐसे वायरस हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज है, वहाँ ये आरएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है। आप डीएनए की संरचना में एक नियम पढ़े, चारगाफ का नियम। आरएनए जो है ये चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता है। तो अब आरएनए की संरचना समझिए कि आरएनए की संरचना क्या है, किस प्रकार से ये रासायनिक रूप से गठित है, किस प्रकार से ये रासायनिक रूप से गठित है। तो जिस तरह से डीएनए की संरचना में तीन मुख्य भाग आते हैं, एक पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा नाइट्रोजनस बेस। उसी तरह से आरएनए की भी संरचना में ये तीन मुख्य अवयव आते हैं, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। तो जो पेंटोज शर्करा है वो दो प्रकार की होती है। पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है। एक जो है राइबोस कहलाती है, इसका आणविक सूत्र C5H10O5 होता है। राइबोस, पेंटोज शर्करा जो है वो दो प्रकार की है। पेंटोज शर्करा ये दो प्रकार की है। एक राइबोस शर्करा और एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो जो राइबोस शर्करा है उसका आणविक सूत्र है C5H10O5। और जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा है, डी माने नहीं, ऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा इसमें से, यानी एक हाइड्रोक्सिल समूह में कार्बन नंबर 2 यानी 2 प्राइम कार्बन में हाइड्रोक्सिल के स्थान पर केवल हाइड्रोजन रह जाएगा। इसलिए डीऑक्सी राइबोस शर्करा का जो आणविक कंपोजिशन है वो C5H10O4 है, C5H10O4।
तो ये राइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 इसकी जो साइकिल बन रही है ये हेट्रोसाइकिल है, क्योंकि इस चक्र का निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु यानी ऑक्सीजन से भी हुआ है। इसमें कार्बन की जो गिनती करते हैं वो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम के रूप में करते हैं। कारण ये है कि जो आरएनए की पूरी फुल संरचना है उसमें कार्बन के अन्य चक्रीय स्वरूप भी उपस्थित है। तो अन्य कार्बन के वलय या रिंग में कार्बन को शुगर के कार्बन से डिफरेंशिएट करने के लिए जो नंबरिंग करते हैं वो प्राइम लगा करके डैश लगा करके अलग कर लेते हैं। तो इस 4 कार्बन के चक्र में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। 4 डैश कार्बन के साथ या 4 प्राइम कार्बन के साथ एक 5 प्राइम कार्बन CH2OH के रूप में होता है। ये राइबोस शर्करा या राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। फिर नाइट्रोजनस बेस, आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, एडेनिन एंड गवानिन, एडेनिन को ए से गवानिन को जी से, और पिरिमिडिन में 3 नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, साइटोसिन, थायमिन, एनियोरासिल। लेकिन आरएनए की संरचना में थायमिन के स्थान पर यूरासिल होता है, थायमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें कुल मिलाकर के 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन होगा, 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन होगा। डीएनए की संरचना में और आरएनए की संरचना में प्यूरिन जो है समान रूप से एडेनिन और गवानिन होगा, लेकिन डीएनए की संरचना में जो 2 पिरिमिडिन होंगे उसमें एक थायमिन और एक साइटोसिन होगा, लेकिन आरएनए की संरचना में थायमिन के स्थान पर यूरासिल होगा, मतलब साइटोसिन और यूरासिल होगा। इस तरह से आरएनए की संरचना में जो नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं उसमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल है। फिर उसके बाद जो तीसरा जो अवयवी पदार्थ है वो फास्फेट ग्रुप है। यह आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4 से मिलता है, ये इसकी संरचना है। तो फिर जो आरएनए के जो रासायनिक संगठन है, आरएनए के जो रासायनिक संगठन के अवयव हैं उनकी तस्वीर साफ हो गई। अब ये अवयव किस प्रकार से उस रासायनिक संगठन को बनाते हैं, आप ये देखिए, ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम कार्बन, ये 5 प्राइम कार्बन। ठीक है, तो राइबोस शर्करा के 1 प्राइम कार्बन के साथ ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। यहाँ जो बॉन्ड बनता है आप डीएनए में पढ़े हुए हैं, ये बॉन्ड भी ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से यहाँ भी 1 प्राइम कार्बन के साथ ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है गवानिन, और फिर ये तीसरा नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन, और ये चौथा नाइट्रोजनस बेस है यूरासिल। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 जो है पेंटो शर्करा और नाइट्रोजनस बेस के युक्त यौगिक प्राप्त हुए। इसको आप डीएनए की संरचना में न्यूक्लियोसाइड पढ़ते हैं, यहाँ आप इसको राइबोसाइड भी कह सकते हैं। अब अगली संरचना हम देखें, जो तीसरा अवयव है वो फिर कहाँ जुड़ता है पेंटो शुगर राइबोस शर्करा में,
ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 4 प्राइम कार्बन है, ये 5 प्राइम कार्बन। तो 5 प्राइम कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का हाइड्रोजन H2O के रूप में मुक्त हो जाता है। ये निर्जलीकरण की प्रक्रिया है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके फलस्वरूप ये 5 प्राइम कार्बन फॉस्फेट समूह के साथ जो बॉन्ड बनाता है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है। फॉस्फोएस्टर, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है। क्लियर। इसी तरह से अब आप पूरी संरचना देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड अणु से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बंधा होगा। तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ है, इसलिए इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन, ये 4 प्राइम कार्बन और ये 5 प्राइम कार्बन। तो 5 प्राइम कार्बन आरएनए की संरचना में 5 प्राइम कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, इसमें देखिए ये 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, ये 4 प्राइम कार्बन, ये 5 प्राइम कार्बन। तो फिर आरएनए की संरचना चूँकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, केवल एक रज्जुक संरचना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 2 सिरे बनेंगे उसमें एक सिरा 5 प्राइम कार्बन का होगा और एक सिरा जो है 3 प्राइम कार्बन का होगा। ये संरचना आपको इस बात की सूचना देती है कि 5 प्राइम कार्बन का जो एंड है वो फॉस्फेट ग्रुप से लगा हुआ है, जबकि 3 प्राइम कार्बन जो है वो हाइड्रोक्सिल समूह से बंधा है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन ये डायरेक्शन है। 5 प्राइम कार्बन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, जबकि 3 प्राइम जो सिरा है वो हाइड्रोक्सिल समूह से बंधा है। अब ये उसकी श्रृंखला देखिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड ये श्रृंखला है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड की अणुओं की श्रृंखला है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। इसमें ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना रहा है। ये जो संरचनाएं हैं लाइन जो खींची हुई है ये नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब जब ये एक दूसरे से कर्व बनाता है तो एक ही अणु में उनके नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। एक ही अणु में उनके नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। चूँकि ये एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इसलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ये एक लूप बन रहा है। यहाँ ये लूप जो है, जो बालों में पिन लगाई जाती है उसके समान है, इसलिए आरएनए की संरचना को हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कहा जाएगा। हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो अब आरएनए के प्रकार में आइए। हमारा आरएनए जो है हमने यहाँ 5 प्रकार का लिखा हुआ है। आप अपनी किताबों में 3 मुख्य प्रकार का आरएनए पढ़ेंगे। एक राइबोसोमल आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए, चौथा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और 5वां स्मॉल
न्यूक्लियोलर आरएनए। मतलब आरएनए जो है, हमने आपको शुरू में बताया कि बहुत कम मात्रा इसकी न्यूक्लियस में पाई जाती है, अधिकांश मात्रा इसकी साइटोप्लाज्म पाई जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है। उसको हिंदी में केंद्र का कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहते। तो आकार में छोटा आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोलस में भी होगा, इसलिए इस चौथे और पांचवें को स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए कहा जाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए को शॉर्ट में आरआरएनए से लिखते हैं। एमआरएनए ये मैसेंजर आरएनए को प्रदर्शित करता है और टीआरएनए ये आवेगमन यानी ट्रांसफर आरएनए को प्रदर्शित करता है। एसएन जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर को और एसएनओ जो है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए को प्रदर्शित करता है। अब एक एक चीज़ को समझिए कि क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है और उसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो राइबोसोमल आरएनए की स्थिति को देखिए। राइबोसोमल आरएनए ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक और वर्ड आता है सेल सैक। हम आपको बताएं साइटोप्लाज्म और सेल सैक अलग अलग है। वनस्पति कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, वैक्यूल। उन रिक्तिकाओं में जो लिक्विड पाया जाता है वो सेल सैक कहलाता है। उन रिक्तिकाओं में जो लिक्विड मटेरियल होता है वो सेल सैक कहलाता है। और सेल सब साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इस तरह से आरएनए जो साइटोप्लाज्म में है लेकिन सेल सैक में नहीं होता है। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो राइबोसोम होती है। ये जो तीन प्रकार के मुख्य आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों प्रकार के आरएनए में जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। आरएनए का 75 से 80% जो पोर्शन है वो राइबोसोमल आरएनए का ही है। तो यानी सबसे अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं राइबोसोमल आरएनए। टोटल आरएनए का 75 से 80%। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 35,000 से 10 लाख डाल्टन है। 35,000 से 10 लाख डाल्टन है। एक डाल्टन जो होता है वो 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो काम है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्थायी बनाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्थायित्व प्रदान करता है। फिर मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ये भी राइबोसोमल आरएनए की तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। ये सबसे लंबा आरएनए है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 50,000 से 20 लाख डाल्टन के बराबर होता है। लेकिन ये राइबोसोमल आरएनए के ठीक पलट वो बहुत अधिक स्टेबल होता है, स्थायी होता है। यहाँ ये अस्थायी होता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये आरएनए संपूर्ण आरएनए का केवल 5% होता है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है नहीं। फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए है तीनों प्रकार के आरएनए में। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए में ट्रांसफर आरएनए जो है ये सबसे छोटा आरएनए। यहाँ कैपिटल टी ना होगा, स्मॉल टी होगा। ये प्रिंटिंग डिस्टर्बेंस है। ये सबसे छोटा आरएनए है। 18 से 15% जो है ये कुल आरएनए का 18 से 15% होता है। यानी सबसे अधिक मात्रा जो है वो राइबोसोमल आरएनए की है और सबसे कम मात्रा जो है
वो मैसेंजर आरएनए की, इन दोनों के बीच जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए मिलता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 25,000 से 30,000 डाल्टन होता है। ये साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये जो है 1 m NaCl सॉल्यूशन यानी ये मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन में विलय होता है। ये सोल्यूबल आरएनए है। ये 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड विलयन में विलय है। ये अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकार्बोरेट करता है। ये अमाइनो एसिड्स से कंबाइन करके उसको प्रोटीन संश्लेषण में आसान प्रदान करता है। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए हुआ। अब ट्रांसफ़र आरएनए की संरचना क्या होगी इसको समझिए। ट्रांसफ़र आरएनए, हमने आपको इसके पहले संरचना दिखाई कि आरएनए की संरचना बहुत फोल्डेड है। आरएनए की संरचना फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। तो उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये है, ये टीआरएनए की संरचना है। ये क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल है। तो वनस्पति जगत में क्लोवर पौधा पाया जाता है। वो लेगुमिनेसी कुल का पौधा होता है। उसकी पत्तियां जो होती हैं वो आमतौर से ये 3 होती है। ये क्लोवर लीफ है। क्लोवर लीफ, इसकी 3 पत्तियां होती हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि रेयरली, बहुत कम, किन्हीं में 4 पत्तियां भी दिखाई देती हैं। और इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। वो स्टोरी ये है कि जिस किसी को भी इस क्लोवर लीफ में 4 पत्ते मिल जाए, है ना, 4 लैमिना, 4 लैमिना, ठीक है, वो बहुत बड़ा भाग्यवान माना जाता है। ये क्लोवर लीफ के बारे में कहा जाता है। क्लोवर लीफ में 3 पर्ण पाए जाते हैं। और अगर 4 पर्ण वाले, 4 पत्तियों वाला जो है किसी को मिल जाता है, 4 पत्तियां मिल जाती हैं, तो उसको बहुत भाग्यवान माना जाता है। आरएनए की संरचना इसी क्लोवर लीफ के अनुसार होती है, जिसमें कुल मिला के 1, 2, 3, 4, ये 4 आर्म भुजाएं पाई जाती हैं। इन 4 भुजाओं में से 3 भुजाओं में देखिए, ये 3 भुजाएं लूप बना रही हैं, जबकि एक भुजा जो है वो लूप नहीं बना रही है। तो जो भुजा लूप नहीं बना रही है उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो है ACC अमाइनो एसिड जो है अटैच हो रहा है ना। इसलिए ये ACC अमाइनो एसिड ग्राही भुजा कहलाती है। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। शार्ट में इसको AA आर्म या AAA कहा जाता है। इनकी एक ही अणु में जो ये सूत्र है, उसमें नाइट्रोजनस जो बेस है वो पेयर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। दूसरा जो है, इसके ठीक विपरीत दिशा में जो आर्म है वो एंटीकोडॉन आर्म कहलाता है। इस आर्म पर ट्रिपलेट है, यानी ये नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपल है, ट्रिपलेट, 3 बेसेस का ये समूह है। इसको एंटीकोडॉन कहते हैं। ये फिर मैसेंजर आरएनए के बेस पेयर से बॉन्ड बनाता है। तो मैसेंजर आरएनए पर जो बेस, नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं उनको कोडान कहते हैं। तो एंटीकोडॉन जो हुआ वो आरएनए का हुआ, कोडान जो हुआ मैसेंजर आरएनए का हुआ, एंटीकोडॉन जो हुआ वो ट्रांसफ़र आरएनए का हुआ, और कोडान जो हुआ वो मैसेंजर आरएनए का हुआ। इसलिए इस क्षेत्र को मैसेंजर आरएनए रिकॉग्निशन साइट कहती है।
तो अब अगर एंटीकोडान GAA है, यानी गवानिन, एडेनिन और एडेनिन, तो गवानिन जो है साइटोसिन मैसेंजर आरएनए के साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध बनेगा। एडेनिन जो है चूँकि थायमिन से बनाता है DNA में, और यहाँ थायमिन की जगह यूरासिल है, तो एडेनिन जो है यूरासिल से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो जो कोडान मिलेगा वो CW मिलेगा। फिर जो दो अन्य आर्म है उसमें एक आर्म जो है T-साई-C लूप कहलाता है, ये T लूप कहलाता है, और ये राइबोसोमल रिकग्निशन साइट है। और दूसरा इसके सम्मुख की जो भुजा है वो इंजाइमेटिक साइट कहलाती है, D लूप कहलाती है। इसको DHU आर्म, डाई हाइड्रोयूरोडिन आर्म कहते हैं। ये जो अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से ये क्लोवर लीफ संरचना हो गई आपकी RNA की। अब कुछ प्रश्नों पर हम आते हैं, प्रश्नों को देखिए, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए कि कम समय में हमारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाए। यही सफलता की सबसे पहली पहचान है। तो प्रश्नों में RNA के स्ट्रक्चर पर प्रश्न है, RNA के और DNA के डिफरेंसेस में, उनमें सिमिलरिटीज में, और फिर वैज्ञानिकों के नाम है जो RNA से जुड़े हुए हैं। तो इन प्रश्नों को करने में इन चीज़ों का नॉलेज पहले से होना चाहिए, और फिर मार्क्स उस पर ज़्यादा होना चाहिए, एक्सरसाइजेज ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर मेमोरी में वो स्टोर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश दैट RNA इज जेनेटिक मटेरियल। किसने ये इस्टेब्लिश किया, सिद्ध किया कि RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसमें हमने आपको अभी नाम बताए थे फ्रैंकल कॉनराइट का। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया, कहा कि RNA जो है आनुवंशिक पदार्थ है। फिर हमने आपको अभी सेल सैप का नाम लिया था। RNA इज़ नॉट फाउंड, RNA जो है वो सेल सैप में नहीं पाया जाता। फिर RNA इज एब्सेंट इन, अब आप देखिए, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं, ये है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा में RNA नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, तो देन RNA इसका जवाब होगा। RNA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में RNA का विशेष रोल है। फिर RNA कंटेन्स राइबोज, हेक्सोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। राइबोसोम के निर्माण में जो पेंटोज शर्करा लगती है वो राइबोज होती है, इसलिए इसका ये आंसर सही होगा। फिर उसके बाद पिरामिडइन ऑफ RNA आर रिप्रेजेंटेड बाय, RNA में पिरामिडइन है, पिरामिडइन हमारे पास 3 है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। लेकिन थायमिन जो है वो DNA में पाया जाता है, इसलिए केवल यूरासिल होगा। तो हमारा ऑप्शन है यूरासिल एंड गवानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो हमको पिरामिडइन चाहिए, तो ये साइटोसिन एंड यूरासिल हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। ये 4 नाइट्रोजन बेस दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो RNA में नहीं पाया जाता है। तो RNA में गवानिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, और यूरासिल पाया जाता है, और साइटोसिन, थायमिन नहीं पाया जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलिए, RNA हैज ए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये है, यूरासिल। RNA में जो है यूरासिल किसके स्थान पर यूरासिल पाया जाता है, तो RNA में थायमिन के स्थान पर यूरासिल पाया जाता है। फिर उसके बाद इन RNA द थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, थायमिन जो है यूरासिल द्वारा प्रतिस्थापित रहता है। विच प्यूरिन बेसिस फाउंड इन RNA,
तो प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों होते हैं, इसमें ऑप्शन में से ग्वानिन है। फिर उसके बाद ये राइबोसाइड, हमने आपको न्यूक्लियोसाइड का नाम लिया था, तो न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है, इसलिए राइबोसाइड में राइबोस और बेस, ये ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद है एराइबोस न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो 3 कॉलम है, 3 कॉलम में बाद के 2 कॉलम सेम है, पहला कॉलम अलग है, तो पहले कॉलम में राइबोस में यूरासिल है, इसकी यूरासिल और फिर पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये आंसर से बनाया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन में है एडेनिन प्लस राइबोस प्लस फॉस्फेट इज एडेनोसिन और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनाइलिक एसिड है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर उसके बाद यूरिडीन मोनोफॉस्फेट इज फाउंड इन यूरासिल के कारण यह आरएनए होगा। ऑल द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए आर ट्रू एक्सेप्ट, हमारे पास जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें एक को छोड़ करके सभी ऑप्शन हमारे गलत होंगे, उन एक को हमको तलाशना है। पहला ऑप्शन है आरएनए इज नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड, ये सही है। दूसरा है द रेशियो ऑफ राइबोस टू शुगर टू बेस इक्वल्स 1, ये भी सही है। लेकिन सी में देखिए यूनिट्स ऑफ यूरिडीन इक्वल्स यूनिट्स ऑफ एडेनिन, हमने आपको शुरू में बताया ये चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये आरएनए के लिए फिट नहीं है, यही आंसर सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में द 2 ends ऑफ आरएनए, द 2 ends ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल आर आइडेंटिफाइड एज, ये 5N2 3 प्राइमर एन, ये आंसर सही होगा। डबल स्टैंड आरएनए इज फाउंड इन, मैं आपको बताया रियो वायरस और कुछ ट्यूमर में पाए जाते हैं, ट्यूमर वायरस में। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, नेरनबर्ग। फिर उसके बाद न्यूक्लियर डीएनए सेंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए प्रयुक्त होता है, तो ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। फिर 21 में आप देखिए मॉलिक्यूल इनटू विच द कोडेड इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इज, तो अब हमारे पास ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और एचएनआरएनए। आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, कार्य पढ़ा है मैसेंजर आरएनए का, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन, मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन में आप देखिए न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियस में। कहाँ गया क्वेश्चन, ये न्यूक्लियस में। फिर व्हाट इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, व्हाट इज सिंथेसाइज्ड, क्या चीज़ बनता है बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए सीक्वेंस, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए एंड प्रोकैरियोटिक आरएनए। तो इस तरह से जो हमारा आंसर दिखाई दे रहा है वो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड in eukaryotic cell is responsible for synthesis of राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस में ये कैटालिटिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 25 में
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया द टाइप ऑफ RNA स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका जवाब मैसेंजर RNA से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, इसमें कहा गया मैसेंजर RNA इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो दो हमारे जो C और D जवाब है, तो ये तो DNA से संबंधित है, और मैसेंजर RNA ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, ये है ट्रिपलेट कोडान। कोडान जो है वो ट्रिपलेट मिलेगा किस पर? राइबोसोम। मैसेंजर जो है RNA पर मिलेगा, और एंटी कोडान तो ट्रांसफर आर्सन तो दी मैक्सिमम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, दी मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का सबसे अधिक निर्माण जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर उसके बाद है इन विच डायरेक्शन मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज ऑन DNA टेम्पलेट। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, लेंथ ऑफ मैसेंजर, ये सिस्टोन कहलाता है, ये सिस्टोन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, मार्क द करेक्ट सिस्टम। मैसेंजर RNA इज पॉलीसिस्टोनिक, मैसेंजर RNA इज पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक होगा, मोनोसिस्टोनिक नहीं होगा। तो हमारे 3 ऑप्शन A, B, C मिल रहे हैं। इन यूकैरियोट, ये बात सही है। इन प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में होंगे, यूकैरियोट में नहीं होंगे। मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में होंगे, और मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट में, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद हमारा 32 क्वेश्चन नंबर है। 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज सॉल्युबल इन RNA। अभी हमने आपको बताया कि मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में सॉल्युबल होता है कौन? ट्रांसफर RNA। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट राइबोसोमल RNA स्मॉलेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs pick up specific amino acid from amino acid pool in the cytoplasm to ribosome during protein synthesis। ट्रांसफर RNA इसका जवाब 34 क्वेश्चन नंबर है। ट्रांसफर RNA जो भी आपने क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर RNA, इसमें प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर RNA, सिलेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, ये आंसर सही। फिर उसके बाद है थायमिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। थायमिन जो है वो थायमिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, प्रोकैरियोटिक RNA में मैसेंजर RNA, प्रोकैरियोटिक मैसेंजर RNA में थायमिन पाए जाते। फिर एडेनिन ऑफ ट्रांसफर RNA विल पेयर, एडेनिन विल एसिड से पेयर बनाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, यूकैरियोट RNA पॉलीमरेज थर्ड कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर RNA। फिर उसके बाद क्लोवर लीफ मॉडल हॉले ने प्रस्तुत किया। उसके बाद के क्वेश्चन, विच ऑफ द RNA हैज स्ट्रक्चर रिजेबलिंग ट्रांसफर RNA। क्लोवर लीफ secondary structure of transfer RNA has anticodon R, contains 3 triplet, तो एंटीकोडॉन पर ये। फिर उसके बाद राइबोसोम बाइंड साइट इज ऑन क्लोवर लीफ ट्रांसफर RNA।
फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 43 क्वेश्चन नंबर है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर प्रपोज बाय किम ने इसको प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन में चलिए। इन द डायमेंशन व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफर एल शेप्ड होगा। और फिर 45 क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases in a transfer RNA molecule which specially binds to complementary codon structure messenger RNA. Its termination codon is called as a sequence of 3 consecutive bases in a transfer RNA molecule with sequence bind to complementary codon sequence. It is the triplet of एंटीकोडॉन होगा। फिर उसके बाद है एंटीकोडॉन आर प्रेजेंट ट्रांसफर आरएनए पर, ये प्रेजेंट होगा। एंटीकोडॉन इज द साइट ऑफ, ये आपका ट्रांसफर आरएनए दैट नॉट बाउंड टू मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए टू बाउंड टू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, ये आंसर से होगा। विच साइट ऑफ ए ट्रांसफर आरएनए molecule hydrogen bonds to a messenger RNA एंटीकोडॉन। फिर उसके बाद ट्रांसफर RNA molecule have anticodan pair complementary to codon in messenger RNA। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, एंटीकोडॉन इज ए बेस ट्रिपलेट ऑन मैसेंजर RNA। एंटीकोडॉन ट्रिपलेट, ये ट्रांसफर आरएनए कंप्लीमेंट्री टू बेस सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए, ये आंसर आपका सही होगा। 51 में देखिए, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एंटीकोडॉन इज कंप्लीमेंट्री टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दी, ये आपका दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एंटीकोडॉन is complementary to nucleotide sequence of messenger RNA। फिर उसके बाद कोडॉन फॉर एंटीकोडॉन, कोडॉन फॉर एंटीकोडॉन 3' यूरासिल, फिर यूरासिल ग्रेडनिन, ये 5', तो इससे जो लगेगा वो 5' to 3' में आएगा। तो फिर हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, ए जो है वो थायमिन से रहेगा, तो फिर ये यूरासिल से हो जाएगा। ये 5' है तो ये 3' है, इसलिए डी हमारा सही होगा। 53 क्वेश्चन नंबर 53 में आइए, इसमें देखिए, इफ द कोडॉन ऑफ ए मैसेंजर आरएनए इज AUG, व्हाट शुड बी इट्स एंटीकोडॉन? तो यूएसी, ए यूरासिल से, यूरासिल एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से होगा। फिर इसके बाद एंटीकोडॉन लूप ऑफ ट्रांसफर में 7 पेयर्ड बेसेस हैं। उसके बाद गिवन द एंटीसेंस ऑफ डीएनए TAC, आप इसके जवाब ऊपर के 52 और 53 के अनुसार दे सकते हैं। तो हमारा ये जवाब जो है TAC 5' में ए। फिर इसके बाद 56 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में भी लगभग ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसमें डी आंसर होगा। 57 में चलिए, 57 में ये कहा गया, विच ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफर आरएनए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऑप्शन ट्रांसफर आरएनए के साथ फिट नहीं बैठता? ये लार्जेस्ट, ये फिट नहीं है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा राइबोसोमल आरएनए कैरीज, ये 58 क्वेश्चन है, कैरीज अमाइनो, ये नहीं। एंटीकोडॉन को चेक करिए, साइट ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ये सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज मेड ऑफ ए सेट ऑफ 2 नाइट्रोजन, ए सेट ऑफ 3, ये सही होगा।
यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गावारिन, इसमें से 3 लिए जाए। तो आप 61 में आइए, इसमें से कौन ट्रांसफर आरएनए के लिए सही माना जाएगा? इट बाइंड्स विथ अमाइनो एसिड, ये बी सही होगा। 62 के लिए देखिए, मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन दिस सेल, कौन सा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा? आपने 75 से 80% लिखा है मैसेंजर आरएनए के लिए, ये राइबोसोमल आरएनए। ये फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, मोस्ट स्टेबल राइबोसोमल आरएनए पॉलीमराइज फास्ट, आरएनए पॉलीमरेज फास्ट, ये आपका ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस को। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में, if the nucleolus of the cell is destroyed, which of the following नहीं बनेगा किसमें? तो राइबोसोमल आरएनए, ये न्यूक्लियोलस के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए कैन बी अचीव बाय यूजिंग कार्बन 14 लेवल यूरासिल के लिए, आरएनए के लिए यूरासिल। अब क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए में, बेस में और आपके शुगर में, बेस और शुगर इन दो में अंतर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है। बेस में जो है डीएनए में थायमिन है, आरएनए में यूरासिल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, Which of the following is not a difference between RNA and DNA? DNA RNA में अंतर नहीं है। RNA 5 बेसेस, ये तो 5 बेसेस होते नहीं थे, इसलिए ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, RNA डिफर्स फ्रॉम DNA, RNA DNA से फर्क होगा। राइबोज एंड यूरासिल, राइबोज एंड यूरासिल पाया जाता है, ये सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71, DNA RNA आर डिफरेंट मॉलिक्यूल एज DNA हैज़ यूरासिल, गलत है। इसमें DNA हैज़ थायमिन एंड RNA यूरासिल, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, pyrimidine बेस प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, यूरासिल, आंसर नंबर ए सही। तो इस तरह से हमारे